आज शुरू करते हैं पॉलिटी का रिवीजन। पॉलिटी का रिवीजन है ये संघ शासन की संरचना। विश्व के विभिन्न प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं तथा भौगोलिक रूप में शक्तियों के विभाजन के आधार पर सरकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। एकात्मक शासन तो शासन प्रणाली एकात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें सामाजिक भौतिक वातावरण से प्रभावित होती है। इसलिए जिन देशों में सामाजिक विविधता का अभाव है एवं भौगोलिक क्षेत्र जो छोटा है उसमें एकात्मक शासन का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केवल एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है। कानून निर्माण और नीतियों का निर्धारण केवल केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन। इन व्यवस्थाओं में राज्य सरकारें एक निगम की तरह कार्य करती हैं और उनके पास संवैधानिक अधिकार नहीं होते। केवल ऐसे अधिकार व शक्तियां होती हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार स्थानीय शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रदान करती है। यानी राज्य सरकारों के पास कोई विशेष कार्य नहीं होते हैं और केंद्र के पास पूरी शक्तियां होती हैं और नगर निगम की तरह वो काम करती हैं। अब है संघात्मक शासन। भौगोलिक रूप से विशाल देशों में शासन का संचालन, जो विशाल देश होते हैं भारत जैसे, तो इनमें शासन का संचालन एक केंद्र से संभव नहीं होता। यानी विविधतापूर्ण एवं बहुलतावादी समाज में शासन के संचालन में सभी समूहों के अधिकारों की मान्यता रक्षा के लिए संघात्मक शासन बेहतर होता है। इस शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं शक्तियों का विभाजन है। इसमें संघ राज्य एक दूसरे के स्वायत्त और समकक्ष होते हैं तथा इसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये एक दूसरे से पृथक और स्वायत्त रूप में काम करती हैं। दोनों सरकारें अपनी शक्तियां सर्वोच्च संविधान से प्राप्त करती हैं और दोनों सरकारों के बीच विवाद को हल करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान होता है। इस व्यवस्था में एक संविधान के माध्यम से विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों को केंद्र व राज्यों के मध्य दो स्तरों में विभाजित किया जाता है। यानी विधायी शक्ति होती है और कार्यपालिक शक्ति होती है। तो इस तरह से केंद्र में अलग होता है सिस्टम, राज्य में अलग होता है किया जाता है। और संघात्मक सरकारों में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। संघ शासन के द्वारा केंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाता है, जबकि विभिन्न राज्यों के निर्माण के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। तो केंद्रीकरण भी होता है इसमें और विकेंद्रीकरण भी होता है और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में भी सहायता होती है। इन व्यवस्था में राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण से वे एक सम्मिलित संघ के भागीदार होना चाहते हैं। तो संघ में भी शामिल होते हैं और अपनी व्यवस्था विशेषताएं भी बनाए रखते हैं। संघवाद के प्रकार। संघ के निर्माण व शक्तियों के विभाजन के स्तर पर संघ को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। अमेरिकी प्रतिरूप। एक अमेरिका का प्रतिरूप है कि संघ शब्द का प्रयोग अभिप्राय समझौता है। अमेरिका ने स्वतंत्र राज्यों में आपसी समझौते के द्वारा एक संघीय शासन का निर्माण किया तथा संघ शासन को राज्यों के द्वारा शक्तियां प्रदान की गई। यानी राज्यों ने मिलकर संघ को शक्तियां दी। अमेरिकी संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। अमेरिकी संघवाद में स्वतंत्र राज्यों द्वारा एक समझौते के तहत संघ का निर्माण किया जाता है। इस प्रतिरूप में राज्य अपने पास अधिक शक्तियां और अधिकार रखते हैं। तो राज्यों ने दी है केंद्र को शक्ति, तो राज्यों के पास अधिक शक्तियां होंगी और संघ को सक्षम संचालन यानी सुरक्षा राज्य के पास होगी, केंद्र के पास होगी। संचालन जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसलिए अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन संघीय शासन प्रणाली है। अमेरिकी संघ प्रणाली को विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे इसमें प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। प्रत्येक राज्य के गवर्नर का निर्वाचन राज्य की आम जनता के द्वारा किया जाता है। शक्तियों के विभाजन में संघीय संविधान
में केवल संघ सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां राज्य को प्राप्त होती हैं। तो संघ में केवल संघ को थोड़ी शक्तियां प्राप्त हैं और ज़्यादा शक्तियां राज्यों को है। अमेरिका में केवल 2 प्रकार की सेवाएं हैं, संघ और राज्य सेवाएं। अमेरिका में संघ राज्यों के बीच नागरिकता का भी विभाजन किया गया है, इसलिए संघ और राज्यों की नागरिकता पृथक पृथक है। अमेरिका में राज्यों के नाम भू क्षेत्र में राज्यों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है और राज्यों को संघ से पृथक होने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अमेरिकी संघ के लिए यह कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो अमेरिकी संघ व्यवस्था में राज्यों के बीच भी असमानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसलिए अमेरिका में उच्च सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो समानता के सिद्धांत के अनुसार हर राज्य की सीटें अलग मतलब समान होंगी सीनेट में, उच्च सदन में। अब है कनाडाई प्रतिरूप। कनाडा का संघ कैसा है? तो कनाडा में संघ शासन का निर्माण राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय शासन के द्वारा विभिन्न इकाइयों का निर्माण किया गया। यानी केंद्र की एक शक्ति है जिसने अलग अलग राज्य बना दिए हैं। इसलिए कनाडाई संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कनाडा में यूनियन एवं राज्यों का संविधान एक है, मतलब केंद्र का और राज्य का संविधान एक ही है। यूनियन में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति होती है और अवशिष्ट शक्तियां यूनियन यानी सरकार में निहित होती हैं। अधिक शक्तियां हैं जो केंद्र में निहित होंगी। राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर यूनियन सरकार राज्य की सूची के विषयों पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। अगर राष्ट्र का हित है तो करेगी। कनाडा में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। क्यों नहीं किया? तो कनाडा का संघ राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है और कनाडाई संविधान निर्माता संघ शब्द को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। यानी संघ सरकार है जो केंद्र की सरकार, उसे शक्तिशाली बनाना चाहते थे। इसलिए भारत में संघ का स्वरूप, भारत वाला कैसा है? तो भारतीय समाज विश्व का सर्वाधिक विविधतापूर्ण समाज है, जहाँ अनेक जाति, धर्म, भाषा को मानने वाले लोग निवास करते हैं। इसका सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए संघ शासन अपनाया गया, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक स्वायत्तता को बनाए रखना और प्रशासनिक एकता का निर्माण किया जा सके। भारतीय संघ का स्वरूप कनाडा के संघ व्यवस्था से मिलता जुलता है। तो भारतीय संघ जो है राज्यों के आपसी सम्मेलन समझौते का परिणाम नहीं, यानी समझौता करके नहीं बनाया है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 1 में यह उल्लेख है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का यूनियन होगा। यानी संविधान में संघ सरकार अत्यधिक शक्तिशाली है। भारत में लिखित संविधान है, भारत का जो है संविधान लिखित है। इसके द्वारा केंद्र और राज्यों को मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का वर्णन किया गया है और इसकी व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान है। यद्यपि संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु इसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संविधान में भी संघ शब्द नहीं है, यूनियन शब्द है, क्योंकि भारतीय संघ व्यवस्था का निर्माण अमेरिकी संघ व्यवस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि कनाडाई प्रतिरूप के आधार पर किया गया है। तो संविधान में केंद्रीकरण के निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ, यानी भारत संघ द्वारा बिना राज्यों की सहमति से नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुद्दे पर संघ सरकार के द्वारा राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण किया जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय के अगर समझौते होने तो राज्य की सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब है अवशिष्ट शक्तियाँ।
जैसे भारतीय संविधान की तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंप दी गई हैं। वहीं अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। फिर है वित्त निर्भरता, संघ सरकार को राजस्व के ज़्यादा स्रोत प्राप्त हैं तथा संघ सरकार के द्वारा राज्यों को वित्तीय रूप से अनुदान भी दिया जाता है, यानी संघ राज्य को अनुदान देता है, अतः वित्तीय रूप से राज्य संघ सरकार के ऊपर निर्भर प्रतीत होते हैं। अब है एकल नागरिकता, अमेरिकी व्यवस्था में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई, जबकि एक केंद्र की तथा दूसरी राज्य की होती है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत की नागरिकता को केवल एकल नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। अब है एकीकृत न्यायपालिका, तो भारत में न्यायपालिका का संघ एवं राज्यों के बीच विभाजन नहीं किया गया है, अतः केंद्रीय विधि की सुनवाई उच्च न्यायालय में संभव है, यानी केंद्र की जो विधि है उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में हो सकती है, जबकि उच्चतम न्यायालय में राज्यों की विधि का परीक्षण किया जा सकता है और राज्यों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय है नहीं सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। अतः भारत में उच्च न्यायालय राज्यों में स्थित होते हैं और भले ही हाई कोर्ट राज्यों में स्थित होते हैं, लेकिन वो बटे नहीं है उस तरह से। अब अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय संघ व्यवस्था में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है। ये सेवक संघ सरकार के नियंत्रण में होते हैं तथा इन्हें राज्य सरकारों के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। इनके माध्यम से संघ सरकार राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती है। अब है एकीकृत लेखा व्यवस्था, भारत में एकीकृत लेखा व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के लिए एक ही लेखा व्यवस्था है, यानी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह संघ और राज्य दोनों का लेखा परीक्षण करता है, यानी जो खर्च वर्च होते हैं उनका देखता है, तो लेखा परीक्षण करता है। फिर आपातकाल में संघ की शक्तियों में वृद्धि होती है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। ये परिस्थितियाँ तब आती हैं जब देश में गंभीर संकट हो, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। तो ऐसे में समय में संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है और केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन समाप्त हो जाते हैं। इन्हें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण आलोचकों के द्वारा भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक कहा गया है। अब है केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध। भारत में केंद्र एवं राज्य संबंधों का आधार 1965 का भारत शासन अधिनियम है। इन शासन अधिनियम में 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया था। इस अधिनियम में संघ सूची में संघ सरकार को और राज्य सूची में प्रांतीय सरकारों को तथा समवर्ती सूची में दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन अवशिष्ट शक्तियों पर गवर्नर जनरल का अधिकार था, जबकि भारतीय संविधान में इन्हीं प्रावधान में थोड़ा सा फेरबदल करके अपना लिया गया है। शक्तियों का भौगोलिक विभाजन, संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का भौगोलिक विभाजन किया गया है, जिसके अनुसार संसद द्वारा निर्मित विधि समूचे भौगोलिक क्षेत्र पर लागू होगी, जबकि राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधि केवल उस राज्य के विशेष में ही लागू होगी। भारतीय संसद विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी विधि का निर्माण कर सकती है। इसे उसकी क्षेत्र की शक्ति भी कहते हैं। ये अनुच्छेद 245 में बताया है कि क्षेत्र की शक्ति उसके पास है, संघ के पास। तो भौगोलिक विभाजन हो गया। अब शक्तियों का प्रकार्यात्मक विभाजन, संविधान के अनुच्छेद 246 में उल्लेखित है कि संघ सरकार के द्वारा संघ सूची के विषय पर संसद विधि का निर्माण करेगी और राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानसभाएं विधि का निर्माण करेंगी और समवर्ती सूची जो है उस पर संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों विधि का निर्माण का अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में 7वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 लिस्टों का उल्लेख है। तो 3 लिस्टें 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। पहली है संघ सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस सूची में 97 सूचियों का उल्लेख है, यानी 97 विषय होंगे इसमें। तो 97 सूचियों का उल्लेख है। यह एक सूची में अनेक विषय हो सकते हैं, जैसे रक्षा के संबंध में, सशस्त्र सेना, परमाणु ऊर्जा,
विदेश संबंध, शांति, युद्ध, नागरिकता, रेलवे, जहाज परिवहन, वायु यात्रा, डाक यानी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो सब, संचार, मुद्रा, विदेश व्यापार, अंतर्राज्यीय वाणिज्य और व्यापार, बैंक व्यवस्था इत्यादि विषय होंगे। संघ सूची के विषय हैं ये। अगला है राज्य सूची। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है तथा इसमें स्थानीय महत्व के विषय जो हैं सम्मिलित होते हैं। जैसे इस सूची में 66 सूचियां हैं। राज्य सूची जो है उसमें 66 सूचियां हैं जिसमें अनेक विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस, कारागार, स्थानीय सरकार, जन स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, पशुपालन, सिंचाई, जल, भूमि अधिकार और जंगल, मत्स्य पालन इत्यादि सब विषय राज्य के होंगे। यहाँ पे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है, स्थानीय प्रयासों को प्रोत्साहित करना है तथा लोक नीति में लचीलापन बनाए रखना है। इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है तथा इसमें 47 सूचियों का उल्लेख है। तो संघ वाली सूची में 97 और राज्य वाली में 66 सूचियाँ और समवर्ती में 47 सूचियों का उल्लेख है। इसमें अनेक विषय उल्लेख हैं, जैसे केंद्र राज्य दोनों के लिए बराबर महत्व के होते हैं। समवर्ती सूची में निम्नलिखित विषय शामिल हैं, जैसे विवाह के, तलाक के, शिक्षा के और दीवानी प्रक्रिया है, न्यायालय की अवमानना के संबंधित हैं दवा, रसायन, आर्थिक, सामाजिक नियोजन, श्रम कल्याण, फिर है प्रिंटिंग प्रेस, विद्युत, न्यूज़पेपर, स्टैम्प ड्यूटी शामिल है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शिक्षा, वन्यजीव, बजट, बांट और मापतौल इन तीनों विषयों को जोड़ दिया गया है। शिक्षा, वन्यजीव और बजट यानी बांट यानी मापतौल के जो विषय हैं इनको जोड़ दिया गया। उल्लेखनीय है कि किसी राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में हस्तांतरित करने पर संघ सरकार की शक्तियां वृद्धि होती है, क्योंकि इस सूची पर संघ सरकार को भी विधि के निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों पर गठित सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा किया है कि समवर्ती सूची पर विधि निर्माण के पहले संघ सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जब संघ सरकार कोई विधि बनाए तो राज्य से परामर्श कर ले। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर विधि निर्माण का प्रभाव राज्यों पर भी होता है। उदाहरण के लिए संघ सरकार के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों के द्वारा भी आर्थिक खर्च की लागत उठाई जा रही है, तो राज्यों से परामर्श कर लेना चाहिए। फिर अवशिष्ट शक्तियाँ, ऐसे विषय जिनका किसी भी सूची में उल्लेख न किया गया हो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को पास थे। वर्तमान में संविधान के अनुसार इन विषयों पर क्या है, विधि के निर्माण का अधिकार संघ सरकार को है। अब है न्यायालय द्वारा सूचियों की व्याख्या। 3 सूचियों वर्णित विषयों पर परस्पर दोहराव पाया जाता है। उदाहरण के लिए जल राज्य सूची का विषय है, जबकि जल प्रबंधन समवर्ती सूची का विषय है। इसीलिए विधि निर्माण के संबंध में संघ राज्यों के बीच विवाद संभव है, जिनका समाधान उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रत्येक सूची में वर्णित प्रत्येक विषय में व्यापक व्याख्या की गई है और शक्तियों के विभाजन हेतु न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत भी दिए हैं। तो न्यायालय ने क्या सिद्धांत दिए हैं? सूचियों की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय के द्वारा विधि में उल्लेखित सार तत्व अर्थात विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, न कि विधि उल्लेखित शीर्ष को महत्व दिया जाता है। इसे सार तत्व का सिद्धांत कहते हैं, यानी जो विधि निर्माण हुई है या जो भी मामला है उसका क्या सार है उस पर ध्यान दिया जाता है, न कि उसका जो शीर्ष दे दिया गया, उसका नाम दे दिया गया, उस पर महत्व नहीं है।
संघ राज्य सरकारों की विधि निर्माण की शक्तियां विभाजित, इसलिए कोई भी सरकार दूसरे की सूची में वर्णित विषयों पर परोक्ष रूप से विधि का निर्माण नहीं कर सकती। यदि सरकार ऐसा करने का प्रयत्न करे तो इसे अप्रभावी विधायन का सिद्धांत कहते हैं। तो वो विधि अगर अपनी से हट के बनाएगी तो वो विधि प्रभावी नहीं होगी। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्यों के संबंधों को उल्लेख है और इस अध्याय में 7वीं अनुसूची के साथ संयुक्त किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और एवं राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। अब विधायी संबंध, तो विधायी संबंध अनुच्छेद जो होते हैं 245 से 255 तक विधायी संबंध है। प्रशासनिक संबंध, तो प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक है। अब है तृतीय वित्त संबंध, तो जो 264 से लेकर 291 तक हैं वित्त संबंध। 3 प्रकार के संबंध देखे गए हैं। सबसे पहला है विधायी संबंध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार विधि निर्माण की शक्तियों को 3 भागों यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। राज्य सूची पर राज्य सरकार को विधि निर्माण का अधिकार है, परंतु कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार संघ सरकार को है, जो निम्नलिखित है। यानी संघ सरकार राज्य की सूची पर भी विधि निर्माण कर सकती है। कब कर सकती है? तो राष्ट्र हित के आधार पर, यदि राष्ट्र का हित करना है तो ऐसा करेगी संघ सरकार। राष्ट्र के हित के आधार पर अनुच्छेद 249 में लिखा है। 249 के अनुसार राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह राष्ट्र हित में राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। संसद के द्वारा समूचे भारतीय भूभाग अथवा भारत के एक क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण किया जा सकता है। राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने हेतु संसद को अधिकार दे सकती है। यानी राज्य सरकार देगी तब लोकसभा क्या है, विधि बनाएगी। इस कानून की अवधि 1 वर्ष की होगी। इसे 1 वर्ष के लिए पुनः संसदीय प्रस्ताव के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो यह 6 महीने तक बना रहेगा और उसके बाद समाप्त होगा। फिर 101वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जीएसटी के लिए भी विधि का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे कानून देश के किसी भाग में या संपूर्ण देश में निर्मित किए जा सकते हैं। तो जीएसटी फिर पूरे देश के लिए बन गई। तो इसे बनाने का अधिकार देने के लिए राज्यसभा को काम करना होगा पहले, तो राज्य के हित पर संसद भी वो बनाएगी अधिकार। तो राष्ट्र हित के मामले में बना सकती है। दूसरा है राज्य विधानसभा के अनुरोध पर, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सभाओं के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाए तो संसद के द्वारा निर्मित विधि राज्यों पर लागू होगी। संघ द्वारा निर्मित विधि उन्हीं राज्यों पर लागू होगी जिन्होंने अनुरोध किया है। बाद में अन्य राज्य भी इस विधि को स्वीकार करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस विधि में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास होगा। जो विधि अपना रहे हैं वो लोग, यानी राज्य विधानसभा जो विधि अपना रही हैं संसद द्वारा निर्मित, तो उसमें परिवर्तन अगर करना है तो संसद को अधिकार होगा। इसमें राज्य विधानसभाएं संशोधन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 252 इस प्रक्रिया के अनुसार है। निम्नलिखित कानून भी बनाए गए हैं, जैसे शहरी भूमि हदबंदी एवं नियंत्रण कानून 1976 बनाए, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 बनाए गए हैं। फिर जल प्रदूषण नियंत्रण 1974 बनाए गए हैं। क्लिनिक अवस्थापन रजिस्ट्रेशन और नियंत्रण कानून 2010। तो इस तरह राज्यों ने अनुरोध किया संसद से कि हमारे लिए भी विधि बनाओ, तो बना सकती है वो। अब है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय जो कारक है तो उनको लिए संसद के द्वारा किसी भी संधि, समझौते या कन्वेंशन जो अन्य राष्ट्रों के साथ संपन्न किया गए हैं अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन या
एवं कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए संसद के द्वारा भारत के समूचे भूभाग पर तथा किसी एक क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भूमि राज्य का विषय है, परंतु भारत और बांग्लादेश समझौते के परिणाम स्वरूप भूमि संसद की विधि निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 253 में है। अब सम्मति सूची पर संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं के बीच मतभेद, यानी सम्मति सूची पर संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच मतभेद के मुद्दे पर अनुच्छेद 254 में है। सम्मति सूची पर संसद एवं विधानसभा दोनों को विधि के निर्माण का अधिकार है, परंतु संसद एवं राज्य विधानसभा के बीच टकराव की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित विधि को प्राथमिकता दी जाएगी। एक स्थिति में राज्य विधि को प्राथमिकता दी जा सकती है, जैसे कि यदि वह विधि राष्ट्रपति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधि को आरक्षित किया गया हो तो उसे अनुमति दे दिया गया हो, परंतु बाद में संसद द्वारा इस विधि में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अब आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची के सभी विषय सम्मति सूची जैसे हो जाते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल में संसद की विधि निर्माण की शक्तियां स्वाभाविक रूप से विस्तृत हो जाती हैं। संसद राज्य सूची पर विधि निर्माण करती है। अनुच्छेद 250 में है ये। तो के दौरान संघ शासन प्रणाली एकात्मक रूप से कार्य करने लगती है और संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है पूर्ण रूप से निलंबित हो जाता है। इसलिए संघ सरकार के द्वारा राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यों की विधानसभाएं बनी रहती हैं और परंतु शक्तियों का विभाजन निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभाएं भंग हो जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। अब है प्रशासन के संबंध शक्तियां, इनका विभाजन किस तरह है तो संघ सूची पर प्रशासन संघ सरकार तथा राज्य सूची पर प्रशासन राज्य सरकार का होता है, परंतु सम्मति सूची के विषयों पर प्रशासन का संचालन मुख्यतः राज्यों द्वारा किया जाता है और विधायी संबंधों की भांति प्रशासनिक संबंधों में भी संघ जो है राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली है। उदाहरण है जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो प्रशासन में राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार द्वारा होती है। तो राज्य का वो संवैधानिक प्रधान होता है लेकिन नियुक्ति संघ सरकार करती है। अतः राज्यपाल के माध्यम से संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। राज्यपाल राज्य में संघ सरकार का प्रतिनिधि होता है तथा अनेक परिस्थितियों में वह संघ सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। प्रत्येक 15 दिन में वह संघ सरकार को रिपोर्ट भेजता है। केंद्र द्वारा नियंत्रण समुचित रूप में विधि लागू करने हेतु केंद्र राज्य को दिशा निर्देश दे सकता है और संघ सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए राज्यों को निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं सैन्य महत्व के संचार साधनों की देखरेख रखरखाव रेल पथ सुरक्षा हेतु भी केंद्र सरकार राज्यों को दिशा निर्देश दे सकती है। राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाए। इन निर्देशों का पालन न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 265 के अनुसार क्योंकि निर्देशों के पालन न होने का अभिप्राय यही है कि प्रशासन संवैधानिक तरीके के अनुसार संचालित नहीं है, तो इन्हें दिशा निर्देश मान्य होते हैं। तरह केंद्रीय सैनिक बलों को राज्य में भेजना है। साथ ही अनुसूची में लोक व्यवस्था और राज्य सूची का विषय है, यानी लोक व्यवस्था बनाए रखना राज्य सूची के विषय है, लेकिन केंद्रीय सैनिक बलों पर राज्य में भेजना राज्य के अधिकारों का उल्लंघन है। तो केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य में गंभीर स्थिति में केंद्रीय सुरक्षा बल को भेज सकता है और यह सुरक्षा बल केंद्र के दिशा निर्देशों में कार्य करेंगे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा जोड़ा गया था और 44 संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त भी कर दिया गया।
वह अखिल भारतीय सेवा। तो प्रशासन में भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का भी प्रावधान है। इन सेवाओं में नियुक्त राज्यों इन सेवाओं की नियुक्ति राज्य में होती है, मतलब जो सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य में होती है, परंतु नियंत्रण संघ सरकार का होता है। इसलिए राज्य सरकारों पर इन सेवकों के माध्यम से संघ सरकार का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 312 में इन सेवाओं में अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, किंतु नियोजन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, यानी नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा होती है। राज्य सरकार का मुख्य सचिव राज्य का पुलिस महानिदेशक अखिल भारतीय सेवा से चयनित होता है। अब है वित्तीय संबंध, राजकोषीय संबंध यानी वित्त संबंध। संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंध भारत शासन अधिनियम 1945 द्वारा अत्यधिक प्रभावी हैं। संघ सरकार की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची के विषयों पर कर लगाने की शक्ति है, यानी संघ सूची के विषय पर कर लगाने की शक्ति संघ सरकार को है। निगम कर, सीमा शुल्क, आयकर मूलतः संघ सरकार के करारोपण के विषय हैं, जबकि राज्य सरकारों को राज्य सूची पर कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर, जिन्हें राज्य अपने विकास के लिए रखते हैं, जिसमें भूमि, भू राजस्व, भूमि पर आयकर, उत्तराधिकार कर, संपदा शुल्क, भवनों पर कर, जीव जंतुओं एवं नौकाओं पर कर, सड़क, मकानों, विज्ञापनों पर कर, मनोरंजन एवं बिजली उपभोग, विकास की वस्तुओं पर कर और बिक्री कर और पथ कर आदि शामिल हैं। करारोपण के संबंध में कोई समवर्ती सूची नहीं है, यानी जबकि कर लगाने की अवशिष्ट शक्तियाँ संघ सरकार में निहित हैं, परंतु भारत में संघ व्यवस्था में अनेक कर ऐसे हैं जो संघ और राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अतः भारत में करारोपण की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। संघ द्वारा लगाए जाने वाले कर, जो राज्यों द्वारा प्रयोग या वसूले जाते हैं, संघ लगाती है और राज्य सरकारें वसूलती हैं। जैसे विनिमय पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क, औषधीय शुल्क, सौंदर्य प्रसाधों आदि पर लगने वाले उत्पाद शुल्क अनुच्छेद 268 में बताए गए हैं। 122वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी का निर्माण किया गया, इसलिए उपरोक्त सभी कर केंद्रीय जीएसटी में शामिल हो जाएंगे। और संघ द्वारा लगाए गए व वसूले गए कर, यानी इसमें पहले संघ द्वारा लगाए गए थे और राज्य द्वारा वसूले गए थे, अब संघ द्वारा लगाए गए और वसूले भी गए हैं जो राज्यों को दे दिए जाते हैं। इसमें मुख्य कर कृषि भूमि के अलावा उत्तराधिकार के संबंधित कर, कृषि के अलावा संपदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायुमार्ग द्वारा ले जाने वाले माल, यात्रियों पर लगने वाले सीमा कर, रेल भाड़े, मालगाड़ियों, स्टॉक एक्सचेंज पर लगने वाले कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय व उनके प्रशासित होने वाले विज्ञापनों पर लगने वाले कर, ऐसी वस्तुओं पर का क्रय व विक्रय जो अंतर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार की वस्तुएं हों, यानी एक राज्य से अधिक दूसरे राज्यों की हो तो उस पर केंद्र सरकार लगाएगी और वसूल भी करेगी, और जिस राज्य से संबंधित है तो फिर उसको देगी। अनुच्छेद 269 में है। 22वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तीसरी श्रेणी में ऐसे कर आते हैं जो संघ सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्र किए जाते हैं, लेकिन उनका संघ एवं राज्य सरकारों के बीच वितरण किया जाता है। तो 80वें संविधान संशोधन द्वारा सभी केंद्रीय करों का विभाजन संघ एवं राज्यों के बीच किया जा रहा है। अनुच्छेद 270 में जीएसटी लागू होने के बाद आयकर और कॉरपोरेट टैक्स के अलावा सभी टैक्स जो जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं, इन सभी करों का विभाजन संघ और राज्यों के बीच होगा। तो आयकर जो लगते हैं और कॉरपोरेट कर यानी निगम कर होते हैं, उनको छोड़कर सब जीएसटी में शामिल है। अब वित्त आयोग।
तो संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन के लिए संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसलिए संघ और राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग का अत्यधिक महत्व है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संसदीय अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, जो इस प्रकार हैं। इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 4 अन्य सदस्य होंगे। 4 अन्य सदस्य में क्या है? अध्यक्ष जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें सार्वजनिक कार्यों के बारे में अनुभव हो, और एक सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला होगा। और इसलिए वित्त आयोग को एक अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। फिर एक सदस्य जो है वो वित्त और लेखाओं का विशेषज्ञ ज्ञान होगा, और एक सदस्य जिसे सरकार के वित्त मामलों और प्रशासनिक मामलों के बारे में व्यापक अनुभव हो, यानी वित्त का लेख जोखा रखने वाला, प्रशासन के बारे में व्यापक अनुभव हो। एक सदस्य अर्थव्यवस्था का विशेष ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इसका कार्यकाल 5 वर्ष या उससे पूर्व तक, जब तक राष्ट्रपति आवश्यक समझे तब तक इनका कार्यकाल होगा। वित्त आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। तो वित्त आयोग क्या करेगा? संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, जो संघ एवं राज्यों के विभिन्न राज्यों के बीच विभाजित होता है। अनुच्छेद 270 में तो करों के बीच विभाजन के बारे में सलाह देगा। भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए गए अनुदान की सिफारिश भी करेगा। फिर 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद वित्त आयोग के कार्यों में अतिरिक्त वृद्धि हो गई, क्योंकि पंचायती राज्य एवं पंचायत और नगर पालिकाएं बन गई, तो आर्थिक सहायता उन्हें दी जाएगी। संचित निधि द्वारा, जो राज्यों की संचित निधि द्वारा प्रदान किए जाएंगे, इसीलिए राज्य के संचित निधि में वृद्धि करने की सलाह दी गई है। अब राष्ट्रपति वित्त आयोग से भारत के सुदृढ़ वित्त के हित के लिए परामर्श लेते हैं, और वित्त आयोग सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है, प्रत्येक वित्त आयोग में परिवर्तन हो जाता है। नहीं, प्रत्येक वित्त आयोग में यही परिवर्तन होता है कि वित्त आयोग वित्त संबंधित जानकारी देंगे उन्हें। 15वां वित्त आयोग जो था, 15वें वित्त आयोग का गठन भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 2017 में N.K. सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इसकी सिफारिशें थीं कि 2021 से 22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। 2026 में नया वित्त आयोग यानी 16वां वित्त आयोग आ गया है। राज्यों के बीच करों के विभाजन के मानक, तो 15वें वित्त आयोग ने क्या किया? 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों और राज्यों का हिस्सा 41% करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश 24 वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 42% के समान थी, तो 41 कर दी थी इन्होंने। इसमें इन्होंने इस तरह बदलाव इसलिए किया था क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति में परिवर्तन के बाद बनाए गए नए केंद्र शासित प्रदेश के कारण 1% का समायोजन करना था। इसलिए राज्यों के 41% हितों को 28 राज्यों के बीच विभाजन के लिए निम्नलिखित मानक भी उन्होंने तैयार किए थे कि जनसंख्या के आधार पर 15% का निर्धारण होगा। जनसांख्यिकी प्रदर्शन यानी जनसंख्या में जिसने कमी की है, प्रदर्शन अच्छा किया है, तो 12.5% का उस पर होगा। आय अंतर में 45%, आय जिसने टैक्स कलेक्शन अच्छा किया है, यानी आय जितनी उसकी राज्य की है तो उसमें 45% के आधार पर। राज्य के क्षेत्रफल में 15% के आधार पर। वन परिस्थिति में अच्छा काम किया तो 10% वन के आधार पर। और कर राजकोषीय प्रयास यानी राजकोष अच्छा आपने कलेक्शन किया है तो 2.5% उसके आधार पर। तो जनसंख्या में 15, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन 12 और आय में 45, राज्य के क्षेत्रफल में 15 और वन परिस्थिति 10 और कर होती है 2.5%।
वित्त आयोग द्वारा निर्धारित उपरोक्त मानकों से यह प्रतीत होता है कि वित्त आयोग द्वारा उन राज्यों को ज़्यादा करों का हिस्सा प्रदान किया जाता है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा तथा राष्ट्रीय आय से कम है। यानी जनसंख्या ज़्यादा है और आय जो है वो राष्ट्रीय आय से कम है। जिन राज्यों का क्षेत्रफल ज़्यादा है उन्हें केंद्रीय करों का ज़्यादा हिस्सा प्राप्त होगा। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को केंद्रीय करों का अधिक हिस्सा प्राप्त होगा। 15 वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त नए मानक। तो पहली बार वित्त आयोग द्वारा वन परिस्थिति और जनसांख्यिकी प्रदर्शन पर व कर और राजकोषीय प्रयासों के आधार को अपनाया गया। यानी 3 नई चीजें अपनाई गई थी। जिन राज्यों ने प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेहतरीन प्रयास किए तथा जिन राज्यों द्वारा कर संग्रह क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के साथ राजकोषीय संतुलन स्थापित करने के प्रयास किए गए उन्हें अधिक हिस्सा केंद्रीय करों में प्रदान किया जाएगा। तो जिन्होंने तीनों चीज़ों में प्रयास अच्छे किए उन्हें अधिक हिस्सा मिलना चाहिए राजकोषीय प्रयासों का। इसलिए जनसंख्या का आधार वर्ष क्या था? तो 15वें वित्त आयोग द्वारा पहली बार जनसांख्यिकी प्रदर्शन के आधार का प्रयोग किया गया और इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले राज्यों को प्रयासों को पुरस्कृत करने का प्रयास किया गया तथा साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों की जो विरोध होते थे उसको समाप्त किया गया। 15वें वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों के बीच केंद्रीय करों के विभाजन के लिए एकमात्र वर्ष 2011 की जनगणना का प्रयोग किया, जिससे 1971 की जनगणना को आधार नहीं बनाया। हर चीज़ में 1971 की जनगणना का प्रयोग होता था, लेकिन उन्होंने 2011 की जनगणना को माना आधार। विशेष प्रयास उन्होंने क्या किया? तो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजस्व धारा अनुदान की सिफारिश की। इसमें राज्यों को क्षेत्र विशेष जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्राम सड़क इत्यादि प्रयासों के लिए अनुदान प्रदान करने की भी उन्होंने सिफारिश की गई। और 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में नगर पालिका एवं स्थानीय सरकारी निकायों के लिए भी अनुदान शामिल किया है। अब है संघ सरकार की प्राथमिकता। संघ सरकार की प्राथमिकता क्या है? राज्यों को दिया गया अनुदान। अनुच्छेद 273 में उन राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान है जिसमें असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अनुच्छेद 275 में उस अनुदान की व्यवस्था है जो असम के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए या जनजातीय कल्याण के संबंध में दिया जाता है। तो जनजातियों के विकास के लिए दिया जाता है, उसके उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 273 और 75 के प्रावधानों के लिए अनुदान की अनुशंसा और सिफारिशें अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग करता है। तो वित्त आयोग सिफारिशें करेगा जो राज्य पहले से पिछड़े हुए हैं या सीमावर्ती हैं। जो अर्ध न्यायिक संस्था है, वित्त आयोग क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है। अनुच्छेद 282 के अंतर्गत संघ सरकार राज्यों को अनुदान वर्तमान में नीति आयोग की अनुशंसा पर देती है। तो अनुदान नीति आयोग जो कहेगा वो उसके अनुसार अनुदान देगी। यह अनुदान लोक प्रयोजन हेतु दिया जाता है जिसमें संदर्भ में संसद विधि नहीं बना सकती। तो लोगों के कल्याण के लिए दिया जाएगा वो अनुदान बिना संसद की विधि के। तो राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान हो गया। ये संघ सरकार की प्राथमिकता है। फिर उधार लेने की शक्ति। तो भारतीय संविधान में उधार या कर्ज लेने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया है। यानी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार भारत से बाहर उधार नहीं ले सकती। यह अधिकार केवल संघ सरकार को है और अनुच्छेद 292 में है। यदि राज्य सरकारों का पिछला ऋण बकाया है तो नए ऋण के लिए भारत सरकार राज्यों को ऋण के प्रतिबंध लगा सकती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए भारत सरकार उधार देगी और राज्यों द्वारा लिए गए उधार के संदर्भ में गारंटी दे सकेगी। यानी संघ सरकार उन्हें उधार देगी और गारंटी भी लेगी। यदि राज्यों को ऋण दिया जा सकता है, इसके अंतर राज्यों को ऋण दिया, लेकिन राज्य का ऋण यदि बकाया है तो भारत सरकार राज्यों को ऋण प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। और अनुच्छेद 293 में इस तरह का है उल्लेख है। राज्यों के द्वारा बिक्री कर आरोपित करने का पर प्रतिबंध अर्थात वित्तीय
वित्तीय विषयों में संघ सरकार को समाधान में प्राथमिकता दी गई है, जो इस प्रकार है। जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में राज्य बिक्री कर आरोपित नहीं कर सकते। फिर वस्तुओं के आयात निर्यात पर भी राज्यों द्वारा बिक्री कर आरोपित नहीं किया जा सकता, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भी नहीं लगा सकते, और जो विदेश से आ रहा है तो आयात निर्यात पर भी नहीं लगा सकते। और कुछ वस्तुओं को संसद ने अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है, जिन पर राज्य बिक्री कर नहीं लग सकते। उदाहरण के लिए चीनी, तंबाकू, कपास, सिल्क, ऊनी सामान को विशेष महत्व दिया गया है। फिर बिजली का विक्रय भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन निम्नलिखित मामलों में बिजली के विक्रय पर भी राज्य सरकार करारोपण नहीं होगा। कब टैक्स नहीं लगेगा? यदि बिजली की खरीद भारत सरकार द्वारा रेलवे के संचालन के लिए हो रही हो तो राज्य टैक्स नहीं लगाएगा। यदि बिजली का विक्रय रेल कारखानों के प्रयोजन के लिए हो रहा हो तब भी राज्य सरकार टैक्स नहीं लगाए, तो इसमें राज्य सरकार का घाटा लग रहा है। फिर आपातकाल के दौरान संबंध। आपातकाल में केंद्र सरकार एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों में निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। यदि किसी वित्त वर्ष में आपातकाल की घोषणा की गई है तो संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन निलंबित हो सकता है, अतः उन करों को संघ पूर्णतः अपने पास रख सकता है। और आपातकाल में संघ द्वारा लिए जा रहे अनुदान भी स्थगित किए जा सकते हैं, अतः राज्यों के पास केवल राज्यों के कर ही बचे रहेंगे। कुछ वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने पर निर्देश केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जा सकता है। फिर राज्य सरकारों में सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती भी की जा सकती है, जिसमें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित धन व वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। फिर संघ एवं राज्य वित्त संबंधों में राज्यों की स्थिति। संघ और राज्यों के मध्य वित्त संबंध है, तो उसमें राज्यों की क्या स्थिति है? राज्यों के पास वित्तीय स्रोत की कमी है, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन जैसे कल्याणकारी कार्य राज्यों को सौंपे गए हैं। राज्यों के करों के विषय गौण हैं तथा उनके लचीलेपन का अभाव है, तथा राज्यों के करों के स्रोत। राज्यों के करों के अलावा अन्य कर के स्रोत इस प्रकार हैं, जैसे संघ सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर जो राज्यों द्वारा प्रयोग और एवं राज्यों द्वारा वसूले जाते हैं। विनिमय पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क, औषधि, सौंदर्य प्रदान आदि पर लगने वाले उत्पाद शुल्क संघ सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं। किए गए कर जो राज्यों को दे दिए जाते हैं। इसमें मुख्य भूमि, कृषि भूमि के अलावा उत्तराधिकार के संबंधित कर, कृषि के अलग संपदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले माल व यात्रियों पर लगने वाले सीमा कर, रेल भाड़े व माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज पर लगने वाला कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय व उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर लगने वाले कर, ऐसी वस्तुओं का क्रय विक्रय जो अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार की वस्तुओं उन्हें संघ सरकार द्वारा लगाए व एकत्र किए जाते हैं, लेकिन संघ द्वारा राज्य सरकारों को वितरित कर दिए जाते हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में भी राज्यों को वित्त प्राप्त होता है, क्योंकि खानों और संघ सरकारों के नियंत्रण में है। संघ सरकार के नियंत्रण में तो राज्यों को केवल रॉयल्टी प्राप्त होती है। संघ सरकार द्वारा गठित नए वेतन आयोग ने जब संघों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि होती है तो उनसे राज्य सरकारों पर वेतन व भत्ते बढ़ाने का दबाव होता है। केंद्र सरकार ने योजना ला दी है तो राज्य सरकार को उसमें पैसा लगाना होता है।
और उनके वेतन भत्ते ही बढ़ाते तो राज्य सरकारों पर भी उसका दबाव पड़ता है। इसलिए राज्यों के द्वारा राज्यों से ज़्यादा वित्तीय सहायता की मांग की जाती है और राज्य वित्तीय रूप से संघ सरकारों पर निर्भर है। इसलिए राज्यों को संविधान में प्राप्त विधायी और कार्यपालिक शक्तियों का महत्व कम होता है। इसलिए राज्यों के द्वारा जीएसटी का भी विरोध किया जा रहा था। उदारीकरण के युग में क्या संबंध है? तो उदारीकरण के युग में भारतीय राज्य व्यवस्था में संकेतात्मक नियोजन अपनाया गया है, जिसमें निजीकरण उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए राज्यों की भूमिका परिवर्तन आया है। अब राज्यों की भूमिका नियंत्रण की बजाय निजी उद्योगों को बढ़ावा देने वाली हो गई है, यानी नियंत्रण नहीं करना है, उद्योगों पर बढ़ावा देना है। तो राज्य के द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों को नियंत्रित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु सौंपा गया है तथा राज्यों की भूमिका सामाजिक क्षेत्र में भी प्रभावी हुई है। उदारीकरण के युग में योजना आयोग की परिवर्तित भूमिका के कारण संघ और राज्यों के मध्य योजना आयोग की भूमिका को लेकर होने वाले विवाद समाप्त हो गए। अब नीति आयोग बन गया, उसके स्थान पर आपस में सहयोग होने लगे हैं। अब संघ और राज्यों में सहयोग होने लगे हैं और वर्ष 1990 के उपरांत अधिकांश राज्यों के राजकोषीय प्रबंधन अत्यधिक खराब थे पहले, और राज्य सूची के विषय जैसे बिजली, सिंचाई, परिवहन के सुधारों की सख्त आवश्यकता था। इसलिए संघ और राज्यों के आपस में सहयोग भी हुए और वित्त आयोग द्वारा बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के आधार पर भी राज्यों को सहायता प्रदान की गई और राज्यों की नीतियों में विकास का मुद्दा प्राथमिक होने लगा। तो उदारीकरण के इस युग में भारतीय संघ व्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना राज्यों का दायित्व है और उन्हीं राज्यों में ज़्यादा निवेश आकर्षित होगा जो बेहतर आधारभूत संरचनाएं हैं। इसलिए उदारीकरण के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में उदारीकरण का अधिकतम लाभ प्राप्त किया, जबकि दूसरी ओर भारत के पिछड़े और विशाल राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के राज्यों में पर्याप्त निवेश नहीं हुआ। इसलिए राज्य आर्थिक विकास के दौर में पिछड़ते चले गए हैं। परिणाम स्वरूप उदारीकरण के बाद भारत में अमीर व गरीब राज्यों के मध्य खाई बढ़ गई है। यद्यपि वित्त आयोग द्वारा अभी भी भूभाग व जनसंख्या के आधार पर लगभग 50% पैसे का आवंटन होता है, परंतु यह आवंटन पिछड़े राज्यों की स्थिति में ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यद्यपि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विकास के मुद्दे पर प्रभावी बल प्रदान किया और कुछ पिछड़े राज्य विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं, जैसी स्थिति उत्तर पूर्वी राज्यों से सिक्किम, हिमाचल प्रदेश की है, क्योंकि इन राज्यों को संघ सरकार ने 90% अनुदान और 10% का ऋण प्रदान किया जाता है और गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई थी, जिसमें क्षेत्रीय दल संघ सरकार से अधिकतम आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और कई क्षेत्रीय दलों ने विकास की राजनीति को प्राथमिकता भी प्रदान की है। इसलिए उदारीकरण के युग में भारतीय संघ व्यवस्था में नया अवसर है कि आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें, परंतु बढ़ती क्षेत्रीय विषमता भी एक चुनौती बनी हुई है।